नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर आज के हिंदी टारगेट, जिसमें सवाल हमारा और जवाब भी हमारा लगातार ये श्रृंखला 10 प्रश्नों की चल रही है, जिसमें 10 प्रश्नों के जवाब और 10 प्रश्नों के सवाल आपको लगातार मिल रहे हैं। इसी क्रम में हम लेकर आए हैं भाग 13 लेकर आए हैं, जो भाग 12 का आपको प्रश्न के जवाब बताएंगे और 13 में आपको सवाल। तो ये सिलसिला लगातार चल रही है। जितने भी 2016 के टीजीटी पीजीटी साक्षात्कार से संबंधित छात्र हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो आने वाला टीजीटी पीजीटी 2020 की वैकेंसी है उनके लिए भी, ये मत कहिए कि उनके लिए नहीं अच्छा, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो साक्षात्कार है उनके लिए है, और जो भी अन्य है वो लोग भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो डालना प्रारंभ कर दिए हैं और उसकी भी श्रृंखला लगातार चलेगी। सब ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा, कहीं कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं क्या प्रश्न दिया गया था पिछले वीडियो में, उसका जवाब आपको हम दे रहे हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और दोस्तों को शेयर करते रहिए, ताकि इसी तरह से सभी लोग को क्या हो, सभी लोग का भला हो सके, ठीक है। अगर कर भला तो हो भला, ठीक है। अगर आप भला करेंगे तो भला आपका अवश्य होगा, ठीक। खुद देखिए और 2-4 लोग को और बताइए। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया था। निराला जी के किस काव्य में गजलें देखने को मिलती हैं? तो निराला जी के किस काव्य में गजलें देखने को मिलती हैं? तो आपका प्रश्न होगा, आपका सवाल प्रश्न जवाब होगा बेला। क्या है? बेला की रचना है। बेला, अर्चना, आराधना, वंदना, ये सब इनकी है ना। नए पत्ते, अनामिका, शताब्दी तक की पूजा, सरोज स्मृति, ये सब रचनाएं इनकी हैं, याद करते रहिए। दूसरा है किस कवि को, अच्छा गजलें में बता दें, जो गजल सम्राट कहा जाता है वो दुष्यंत कुमार कहा जाता है, ये भी जानते रहिए। दूसरा है किस कवि को द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है? तो द्वितीय भारतेंदु जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र ये भी आपके भारतीय युग के हैं। 1855 में इनका जन्म हुआ है, 1856 में, ठीक है। इसलिए तो द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। और एक भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता है, वो नाथूराम शर्मा शंकर कहा जाता है, उनको भारतेंदु प्रज्ञेंदु कहा जाता है, लेकिन इसको द्वितीय भारतेंदु कहा जाता है। तीसरे चलते हैं संस्कृत का काव्य शास्त्र है। संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य किसे माना जाता है? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन आपको लग रहा होगा। इसको माना जाए तो संस्कृत की प्रथम आचार्य जो है भरत मुनि। भरत मुनि ये 2री शताब्दी है, यानी 2री सदी के कवि हैं। संस्कृत के प्रथम आचार्य हैं। आप कहोगे हिंदी में मिलते हैं, लेकिन संस्कृत के मुख्य रूप से संस्कृत के। चौथा है अलंकार किसे कहते हैं? यहाँ देखिए अलंकार किसे कहते हैं? तो अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को वो क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कौन सी शोभा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। अलंकार का बराबर अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता क्या? आभूषण। 5वां है कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ किसे कहते हैं? तो जो किसी के उपकार को ना मानने वाला, यानी जो किसी के उपकार को ना माने उसी को कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ कहते हैं। और कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो उपकार को मानता हो। ध्यान दीजिएगा, जब घा रहेगा तब ना रहेगा, और जब ज्ञान रहेगा तब मानने वाला। छठा है साहित्य क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में किस कवि का सर्वाधिक विरोध हुआ है? तो किस कवि का सर्वाधिक विरोध हुआ है? तो जो बेला लिखे हैं, यानी राम की शक्ति पूजा वाले निराला का सर्वाधिक विरोध हुआ है। छायावाद के हैं, महेश के रूप में जाने जाते हैं, ब्रह्मा के रूप महेश के रूप में। निराला का सर्वाधिक विरोध हुआ क्योंकि ये दयनीय स्थिति थी, बहुत ही गरीब क्षेत्र से थे निराला, ठीक, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक निहत्था भी इनको कहा जाता है। छायावाद एवं प्रगतिवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए, बताइए। तो पहला अंतर छायावाद और प्रगतिवाद में है। तो जो छायावाद है वो व्यक्ति को केंद्र में लिखकर रखा है। छायावाद में व्यक्ति को केंद्र में रखकर सभी रचनाएं की गई हैं, और प्रगतिवाद में
समाज को। किसको? समाज को। दूसरा अंतर क्या हो सकता है? दूसरा अंतर यह है कि इसमें स्वतंत्रतावादी और गांधीवाद का प्रभाव है और आपके प्रगतिवाद में किसका? मार्क्सवाद का प्रभाव है। ठीक। 8वां चलते हैं, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर यानी बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर, इसलिए बीजी खेर इनको कहा जाता है। ठीक है। ये वर्तमान उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जो राजेंद्र प्रसाद थे और उसमें 21 सदस्य होते हैं। 9वां है, किस काल को नारी काव्य कहा जाता है? तो किस काल को नारी काव्य कहा जाता है? तो कहा जाता है रीत काल को। रीत काल को क्या कहा जाता है? नारी काव्य। क्योंकि इसमें सभी लोग जितने भी थे नारी के अंगों यानी नख से लेकर सिर तक का वर्णन करने में माहिर थे, सब श्रृंगारी कवि लिखी है, इसे नारी काव्य कहा जाता है। लास्ट है, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? ठीक। वर्तमान में जो आपके विदेश मंत्री हैं वो है सुब्रमण्यम, जिसको बोलते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। ये आपके वर्तमान में क्या है? विदेश मंत्री है। ये आपके 10 प्रश्नों के जवाब हो गए हैं। ठीक है, 10 प्रश्नों के आपको जवाब दे दिए, पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब फिर आपको 10 प्रश्नों के जो है आपको 10 सवाल दिया जा रहा है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ताकि ये आकलन हो सके कि आप कितनी तैयारी में हैं। ठीक है, आपको इससे पता चलेगा। और अगर नहीं देते हैं तो हम बताते हैं, इसके लिए समस्या मत समझिए, हम आपको दूसरे दिन तुरंत बताते हैं कि इसका कौन सा कैसे कैसे है। ठीक है, आइए देखते हैं अब 10 प्रश्न यानी 10 सवाल आपको कौन कौन से दिए जा रहे हैं, उसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर देना होगा। वो 10 प्रश्न आपके सामने रखे गए, देख लीजिए कौन कौन से प्रश्न आपको दिया जा रहा है। पहला है, किस कवि को सानिट का कवि कहा जाता है? सुने होंगे नाम, सानिट का कवि, हाइकू का कवि, फैंसी का कवि, ये सब है ना। इसी तरह किस कवि को सानिट कवि कहा जाता है? दूसरा है, 5 आंचलिक उपन्यासकारों के नाम बताइए। 1 2 नहीं, 5 आंचलिक उपन्यासकारों के नाम बताइए। आपको याद कर लेना है कौन कौन से, 5 6 10 20 का कर लेना है। तीसरा है, दादू दयाल का सत्संग स्थल कहाँ था? दादू दयाल का सत्संग स्थल कहाँ था? ये आपको याद करना बताना है कमेंट बॉक्स में। चौथा है, भरत मुनि के रस सूत्र को लिखकर बताइए। इसको आपको लिखकर बताना है। जब वहां जाएंगे तो आपसे क्या किया जाएगा? बोर्ड पर लिखवाया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर लिखकर बताना है। वैसे मुंह से बोलेंगे तो गलत भी चल जाएगा, लेकिन जब वहां लिखेंगे तब आपको बड़ी समस्या होगी, ये पहले था, वो पहले था, कैसे था। ठीक है, तो आपको लिखकर बताना है कमेंट बॉक्स में। 5वां है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक कौन थे? जो हिंदी साहित्य सम्मेलन हमारा हुआ है उसके संस्थापक कौन थे? 6ठा है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? नाम बताइए। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं तो आपको नाम बताना है। 7वां है, मुनित्रयी के अंतर्गत आने वाले कवियों के नाम बताइए। आप सुने होंगे त्रयी, सुने होंगे, बृहद त्रयी, लघु त्रयी, वेद त्रयी, मुनि त्रयी, गद्य बृहद त्रयी। ठीक है, तो इसी तरह से क्या है, बहुत त्रयी है। ठीक है, जिस तरह से आसमान में बहुत त्रयी है तो वहां त्रयी है, यहाँ त्रयी। तो उसी तरह से मुनि त्रयी में कौन कौन से आते हैं, नाम बताइए। ठीक है, त्रयी का मतलब होता है 3, चाहे जहां रहेगा 3 रहेगा। 8वां, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, नाम बताइए। कितनी उपभाषाएं आपको बताना है, कौन कौन से वो भाषाएं हैं। 9वें नंबर पर आपका है, पद्मावत के सभी पात्र किस रूप में मिलते हैं? पद्मावत जो लिखा गया 57 खंड में जयसी का, किस रूप में मिलते हैं? फिर आपका लास्ट है, वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है?
ये आपके हो गए आज के 10 प्रश्न, और आपको देना है कमेंट में लिखकर जवाब। नहीं तो हम इसको तो फिर जो प्रक्रिया चल रही है तो उसमें आपको घबराने की जवाब नहीं है कि प्रश्न कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो हम आपको पूरा बता के चलते हैं। ये नहीं कि हम सिर्फ प्रश्न बता दिए इसका क्या होगा उसका क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, खोज लीजिएगा, ये करिए वो करिए, ये सब नहीं। अब कहाँ खोजिए, कितना परेशान हो, प्रश्न खोजिए 50 घंटा लगे, जो आ रहा था वो भी क्या हो जाए, पंचमेल खिचड़ी हो जाए। इसीलिए हम आपको बताते चल रहे हैं। ठीक है, जितना भी बताएंगे आपको एकदम फैक्ट बताएंगे, और जितने बताए जा रहे बस आपको कहाँ कहाँ से कैसे पूछा जा रहा है। ये 2013 और जो वर्तमान में यानी 20 में यानी 16 में 13 का प्रश्न और जो 20-16 में पूछा जाएगा उसका दोनों का इसमें समावेश रहता है। ठीक है, तो पूछा जाए किस तरह पूछा जाता है और कैसे पूछा जाता है, वहां हमेशा आपको व्याख्यात्मक प्रश्न मिलेगा। ऐसे नहीं है कि ओ फरेश्वरनाथ रेणु कौन से उपन्यास का, आप तो बता ले जाएगा महिला वो आंचलिक उपन्यास का, लेकिन घुमा दिया जाता है। कैसे घुमाया जाता है कि 5 उपन्यासकार के नाम बताइए कौन आंचलिक उपन्यासकार, अब आप फंस जाते हैं। ठीक है, इसलिए वहां पर व्याख्यात्मक सभी प्रश्न दिए जाते हैं और व्याख्या करके आपको बताया जाता है। ठीक है, तो जो श्रृंखला चल रही है इसके लिए आप लोग जितने भी भावी शिक्षक हैं सब लोग क्या करें, सहयोग देते रहिए। ठीक है, और कुछ लोग कहते हैं कमेंट बॉक्स में कि सर इतना है तो कैसे, मेरा 100 इतना है 100 उतना है। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हम आपको कई बार बता चुके हैं कि 2016 की वैकेंसी है, 5 साल हो चुके हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। ज्यादा से ज्यादा छात्र इधर उधर चले गए हैं, आने वाले नहीं है। जो हायर एजुकेशन में ऊंचे ऊंचे पद चले गए वो नहीं आएंगे आगे। ठीक है, अगर आएंगे भी तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं, वो पद पे है तो उनकी तैयारी नहीं, हो अपना पद देख रहे हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप तैयारी में लगे, आप उनसे आगे हैं। ठीक, जितना बताइए बस उतना ध्यान दीजिए, किसी की बातों में मत आइए, बस तैयारी में लगे रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।